हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव स्नेही और आज हम 29 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो इस पर्टिकुलर एनालिसिस में हम देखते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन सारे टॉपिक्स को हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। इंडिया एंड स्पेन स्लैम अटैक्स ऑन यूएन ट्रूप्स इन लेबनान। एक्चुअली अभी एक बहुत ही कंटेंशियस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडिल ईस्ट में, स्पेशली वेस्ट एशिया में, जहाँ पे इजराइल, उसके नॉर्थ में है लेबनान, उसके नॉर्थ ईस्ट में है सीरिया, उसके राइट में है जॉर्डन, मतलब उसके वेस्टर्न डायरेक्शन में, और उसके सर्दर्न डायरेक्शन में है इजिप्ट। तो ये जो पूरा रीजन है अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट से घिरा हुआ है, जहाँ पे लेबनान के अंदर एक ग्रुप है जिसको कहते हैं हेजबुल्ला, और हेजबुल्ला ग्रुप को ईरान ने बैक कर रखा है, और इजराइल इन सारी कंट्रीज़ के साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है। और इसी दौरान ऐसा देखा गया कि लेबनान में जो यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ट्रूप्स थे उन पे अटैक हुआ है। तो इस न्यूज़ को थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर समझेंगे कि ये पीस कीपिंग है क्या। सो इंडिया एंड स्पेन ने ये साथ में आए और इन्होंने ये कंडेम करा कि जो यूनाइटेड नेशंस की एक पर्टिकुलर पीस कीपिंग फोर्स थी जो कि लेबनान के अंदर अभी स्टेशनड है, उनके ऊपर जो अटैक हुआ है उसको कंडेम करा गया है। एंड इन दोनों लीडर्स ने और भी कुछ बातें करी, इस पर आगे आएंगे। पहले एक बार पीस कीपिंग मिशन को समझते हैं। सी, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर दो कंट्रीज आपस में लड़ रही है, कंट्री ए और कंट्री बी, तो यूनाइटेड नेशंस का इसमें क्या रोल है। ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे लॉज पास करे गए हैं जिनको हम इंटरनेशनल लॉज बोलते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पास करे गए हैं। इनके अंदर ये डिसाइडेड है कि जो वॉर है वो किस तरह से होना चाहिए, कैसे हमें जो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उनको कैसे अवॉइड करना है, ये सारी चीज़ें। साथ में जब इन दोनों कंट्रीज़ में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है तो कैसे इंश्योर करा जाए कि ग्राउंड पर जो गोलियां हैं वो ना चले और लोग जो हैं वो सेफ्टी अपनी इंश्योर कर पाए। उसके लिए यूनाइटेड नेशन भी अपनी कुछ ना कुछ फोर्स यहाँ पे भेजती है। लेकिन ये जब फोर्स भेजती है तो जो कंट्रीज होती है ना जिनके अंदर ये फोर्स जाके स्टेशन होती है, उनका कंसेंट चाहिए होता है, उनकी रिक्वेस्ट पर इन फोर्सेस को भेजा जाता है। इन फोर्सेस का अब एम क्या है? सी, इस फोर्स का नेम ही पीस कीपिंग फोर्स है। मतलब ये जाती है वहां पे सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के पर्पज से, और इनका कोई और पर्पज नहीं होता। कोई कंट्री ए है और उसके बॉर्डर पे कंट्री बी है, तो कंट्री ए के अंदर सपोज कंट्री ए ने रिक्वेस्ट करा तो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स कंट्री ए के अंदर यहाँ पे स्टेशन हो जाएगी। वो किसी के ऊपर गोली नहीं चलाएगी, वो बस ये इंश्योर करेगी कि जो नॉर्मल लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, उनकी सेफ्टी कैसे इंश्योर करी जाए, ये यहाँ पे देखा जाता है मेनली। और ये जो पूरा फ्रंट है बेसिकली 1978 में जो लेबनान में अभी ये स्टेशन है ना, ये 1978 में स्टेशन हुआ था। अब लेबनान में जो यूनाइटेड नेशन फ्रंट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन का जो ब्रॉडर एंगल है वो हमें जानना है। तो 1948 के अराउंड ये स्टार्ट होता है, और यूनाइटेड नेशंस का खुद का जो चार्टर है, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो यूनाइटेड नेशंस की एग्जिस्टेंस में मदद करता है। तो उसमें चैप्टर 6 और चैप्टर 7 ऐसे पीस कीपिंग मिशन की बातें करते हैं। ये जो चैप्टर्स के नंबर हैं आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप थोड़ा समझने के लिए अकॉर्डिंग ये ईयर और यूनाइटेड नेशन चार्टर ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी बॉडीज़ हैं जिनमें से एक सिक्योरिटी काउंसिल भी है। ये जो काउंसिल है ये ऑथराइज करता है पीस कीपिंग ऑपरेशंस को, मतलब ये हाँ या नहीं बोलता है, और जो होस्ट कंट्री है उसका कंसेंट भी चाहिए जहाँ पे ये पीस कीपिंग फोर्सेज जाकर रहेंगी। इन पीस कीपर्स को ब्लू हेलमेट्स भी बोला जाता है। से ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जहाँ पे हर यूनाइटेड नेशन मेंबर को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है ग्लोबल पीस के लिए। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके पास इतने पैसे नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो मेन भेज देते हैं, मतलब वो पीस कीपिंग फोर्स के लिए सोल्जर्स भेज देते हैं। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास पैसे हैं तो वो पैसे भेजते हैं। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज पीस कीपिंग मिशन में अपने ट्रूप्स को भेजती है, और डेवलप्ड कंट्रीज पीस कीपिंग मिशन के लिए उसको फंड करती है। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, एंड दैट इज़ वाई जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आता है सोल्जर्स का वो डेवलपिंग कंट्रीज से आता है। बांग्लादेश, इंडिया, इथियोपिया। इंडिया बहुत बार नंबर 1 पे रहता है टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स प्रोवाइडेड टू पीस कीपिंग मिशन के लिए। अब बात करते हैं कि इंडिया और स्पेन ने इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कंडेम करा, और उन्होंने क्या क्या बातें करी। एक तो दोनों ने इनॉग्रेट करा फाइनल असेंबली लाइन
C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए वडोदरा में। अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक डील हुई थी जिसमें ये लिखा है कि जो एयरबस है, एयरबस का जो स्पेनिश कंपोनेंट है वो 56 C-295 एयरक्राफ्ट को बनाएगा टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलके। इसमें से जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग होगी स्पेन के अंदर और बाकी जितने भी मैन्युफैक्चरिंग होगी वो होगी इंडिया में। तो हम ये जो C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, हम इसको डायरेक्टली 100% इंपोर्ट नहीं कर रहे, हम कुछ परसेंटेज इसको स्पेन में बनवा के इंपोर्ट करेंगे और कुछ इसका जो पार्ट होगा, मतलब कुछ एयरक्राफ्ट्स हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। इससे क्या होगा, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसका जो इंपोर्ट बिल है हमारा, वो इंपोर्ट बिल कम होगा और इंडिजिनस या इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। और ये बनाने के बाद हम इंडिया में ही, इस इंडियन सॉइल पे इसको बना के किसी और कंट्री को भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डील है जो आपको ध्यान रखनी है और इन दोनों कंपनीज का भी आपको नेम पता होना चाहिए। एंड इसका एम क्या है, ये क्यों हम एक्वायर कर रहे हैं C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये एवरो एयरक्राफ्ट जो अभी हमारे इंडियन एयरफोर्स के पास है उसको ये रिप्लेस करेगा, जो कि काफ़ी पुराना है। इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट इंक्रीज 30 टाइम्स इन द पास्ट डिकेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फिगर है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस एक्सपोर्ट और डिफेंस इंडिजनाइजेशन, ऐसे करके मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। साथ में ही प्रीलिम्स में भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपोर्ट में जो ट्रेंड रहा है वो भी पूछा जा सकता है। तो उस पर्सपेक्टिव से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है दैट हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है पिछले 10 साल में 30 गुना बढ़ चुका है। ठीक है, एंड विद द कंट्री नाउ एक्सपोर्टिंग टू मोर देन 100 कंट्रीज, हमने कम से कम 100 कंट्रीज को तो एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया है डिफेंस मटेरियल। अब आते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। इसमें छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ओबीसी कोटा को 50% तक हाइक कर दिया है लोकल बॉडी पोल्स में। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लोकल बॉडीज़ के अंदर रिजर्वेशन का सिस्टम किस तरह से मैनेज होता है। लोकल बॉडीज़ जो हैं जिसमें रूरल लोकल बॉडीज़ आती हैं और अर्बन लोकल बॉडीज़ आती हैं। रूरल लोकल बॉडीज़ में मेनली पंचायत हो गया, ग्राम सभा हो गई, देन पंचायत समिति हो गई, एट्सेट्रा। अर्बन लोकल बॉडीज़ में म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, ये सारे अर्बन लोकल बॉडीज़ में आते हैं। पहले इनकी जो फॉर्मेशन थी वो स्टेट के भरोसे थी, कोई इनके पास प्रॉपरली लॉ के द्वारा बैकिंग नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आते हैं उनके बाद रूरल लोकल बॉडीज़ एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिलती है। इनको क्या मिली, कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन इनको मिल जाती है। और इस रिकग्निशन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बोलता है 2 आर्टिकल्स के थ्रू। आर्टिकल 243D ये कहता है, मतलब वो पंचायत की बात करता है, और आर्टिकल 243D म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करता है और ये बोलता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को पंचायत्स में या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में उतनी रिजर्वेशन देनी होगी जितना उनकी पॉपुलेशन है, मतलब उनकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग उनको रिजर्वेशन देनी होगी। लेकिन जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये ओबीसीज के बारे में नहीं बताता कि उनको कितनी रिजर्वेशन देनी चाहिए। उसके लिए वो कहते हैं कि ओबीसीज की जितनी भी रिजर्वेशन होगी पंचायत्स में या फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ में, वो जो स्टेट है ना, जो खुद का जो स्टेट है वो खुद ही आपस में डिसाइड कर सकते हैं, वो उनका डिस्क्रिशन है। ठीक है, तो ये चीज़ बोली गई थी। मतलब ओबीसीज को कितनी रिजर्वेशन देनी है रूरल लोकल बॉडीज़ एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ में, ये पूरा का पूरा डिस्कशन स्टेट के पास है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बता रहा उनको कि आप उनकी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में दो या उनको 33% दो, ऐसी कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है। ठीक है, तो अभी स्टेट में और स्पेशली छत्तीसगढ़ ने अनाउंस करा है कि ओबीसीज की जो रिप्रेजेंटेशन है वो 25% से बढ़ के 50% हो जाएगी। बस यही एक बेसिक न्यूज़ थी। इसमें इन्होंने एक और चीज़ क्लैरिफाई करी है कि क्योंकि छत्तीसगढ़ में ना एसटी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और एससी भी पॉपुलेशन कुछ हद तक ठीक ठाक है, तो उन्होंने बोला है कि ऐसी जो पूरे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स या कॉन्स्टिट्यूंसी होंगी जहाँ पे एससी और एसटी की पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा होगी, वहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर उनकी 50% से कम पॉपुलेशन है तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई हो जाएगा। ये 2-3 चीज़ उन्होंने कही है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये न्यूज़ में था तो ये आपको जानना ज़रूरी था कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर रिजर्वेशन के कौन कौन से आस्पेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, बस इसलिए ये न्यूज़ थी। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन
जुडिशरी, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। एक्चुअली जब हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, तो विमेन एम्पावरमेंट बहुत तरीके का होता है। विमेन का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता है, फिर इसमें आता है सोशल एम्पावरमेंट, उसके बाद इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, कुछ कुछ लोग तो बोलते हैं कि एनवायरमेंटल एम्पावरमेंट भी होना चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि विमेन एम्पावरमेंट के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। इसमें एम्पावरमेंट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मतलब कितने इंडिया में सीईओज हैं, उनमें से कितनी विमेन हैं, कितने इंडिया में जजेस हैं, उनमें से कितनी विमेन हैं, कितने इंडिया में चीफ मिनिस्टर हैं, उनमें से कितने विमेन हैं, कितनी इंडिया में बड़ी बड़ी रिसर्चर्स हैं, उनमें से कितने विमेन हैं। तो ये जो नंबर है ये कितना होना चाहिए। देखो जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमें क्या बताएगी कि इंडिया में 49% से 50% जो पूरी पॉपुलेशन है हमारी वो विमेन ही है, वो फीमेल्स हैं। लेकिन जब आप इन क्वेश्चंस को आंसर करने जाओगे कि कितनी विमेन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, आपको दिखेगा ये जो नंबर है ना 10%, 20% इतना ही है और इससे ऊपर बहुत ही कम जाता है। तो हमारी पॉपुलेशन की 50% एक ग्रुप, वो उसका रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में सिर्फ 10% या 20% ही है। तो ये बहुत ही बुरी बात है और ये अच्छी बात नहीं है। एंड ये जो आर्टिकल है ये स्पेसिफिकली जुडिशियल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। अब देखते हैं ये क्या बताता है। और ये जो क्वेश्चन है GS2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंस का एक क्वेश्चन बन के आ सकता है। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि प्रीलिम्स में भी ये डेटा अगर उन्होंने पूछ दिया तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। इस आर्टिकल में बहुत सारी बातें हैं बट मैंने सिविल सर्विस के परस्पेक्टिव से जो आपके इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा यहाँ पे सेलेक्ट करा है। दी एब्सेंस ऑफ विमेन इन जुडिशियल सिस्टम, ये जो है ये दो तरीकों से एग्जिस्ट करता है। एक तो एंट्री लेवल मेजर्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। सपोज अब हमें ये पता है कि जुडिशरी में विमेन की बहुत कमी है, तो हम क्या करेंगे, विमेन को ज़्यादा एंटर करवा देंगे। मतलब जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं जुडिशरी के लिए, जो फ्यूचर में जजेस बनेंगे, क्यों ना हम उसमें विमेन के लिए रिजर्वेशन रख दें, तो एटलीस्ट एक मिनिमम अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ विमेन तो जुडिशरी में एंटर हो जाएगी। तो ये तो हो गया एंट्री लेवल मेजर। लेकिन यूजुअली क्या होता है, सिर्फ इतने ही मेजर्स लेके रुक जाते हैं और इसके बियॉन्ड काम नहीं करते, क्योंकि ये इनफ नहीं है। रिकग्नाइज करना ज़रूरी है कि एंट्री लेवल मेजर इनसफिशिएंट है। उनकी ज़रूरत है यस, बट वो इनसफिशिएंट है। जो रिटेंशन मेजर्स हैं वो भी लेना बहुत ज़रूरी है। रिटेंशन मतलब कि विमेन जुडिशरी में रहें और उनको फ्यूचर में प्रमोशन भी मिले। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना जजेस बनने के लिए, वो यूजुअली डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अराउंड ही होते हैं। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्स में तो डायरेक्टली आपने एंट्री लेवल से विमेन को बहुत ज़्यादा एंट्री दे दी रिजर्वेशन के थ्रू, और ये भी देखा गया है और इसी का रिजल्ट है कि 36% जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं वो विमेन हैं। ठीक है, लेकिन अब विमेन को एंट्री लेवल पे एंट्री तो मिल गई पूरे जुडिशरी सिस्टम में, लेकिन उनके प्रमोशन नहीं हो रहे। इसका क्या प्रूफ है कि सिर्फ और सिर्फ 13% जजेस हाई कोर्ट के अंदर और सिर्फ 9% जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर विमेन है। तो ये अच्छा डेटा नहीं है। ये बोल रहा है कि एंट्री लेवल पे जो लोअर जुडिशरी है वहाँ पे तो 36% विमेन है, लेकिन हायर जुडिशरी में सिर्फ 13% है, और उससे भी सुप्रीम कोर्ट जो सबसे ऊपर है उसमें सिर्फ 9% विमेन है। ये डेटा आपको ध्यान रखना है और ये बताता है कि जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो विमेन की रिप्रेजेंटेशन कम होती जाती है। इसी को बोला जाता है फनल इफेक्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मतलब सिर्फ एंट्री लेवल प्रॉब्लम नहीं है, रिटेंशन लेवल भी प्रॉब्लम है इंडियन विमेन जुडिशियल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। और जो डेटा डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स ने ही पब्लिश करा था उसमें ये बोला गया था कि जो टोटल एनरोल्ड एडवोकेट्स हैं उसमें से सिर्फ 15% विमेन है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक लैगिंग बिहाइंड का डेटा है इंडिया के लिए। इंडिया में एक और प्रॉब्लम है कि जो विमेन है वो विशियस साइकिल में फंसी हुई है। कैसे, देखो उनको पहले से ही वो एक्सक्लूडेड है। मतलब स्टार्टिंग में ही देखो आप, सिर्फ 15% हमारे पास एडवोकेट है जो कि एनरोल्ड है, सिर्फ 36% विमेन जो है वो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं। तो ये नंबर्स ऑलरेडी काफ़ी कम है। उसके अलावा दे आर अनेबल टू राइज टू पोजिशन ऑफ पावर। हायर जुडिशरी में जाते जाते उनका जो नंबर है और ज़्यादा कम हो जाता है। तो एंट्री लेवल पे तो उनकी प्रॉब्लम्स है ही, साथ में रिटेंशन लेवल पर भी है। मतलब कि फ्यूचर में जॉब ग्रोथ पर भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। वुमेन एडवोकेट्स के पास एक और बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी सोसाइटी अभी भी थोड़ी सी बैकवर्ड है इन टर्म्स ऑफ
विमेन के पास डुअल रोल हमने पहुंचा दिए हैं। मतलब विमेन पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी में विमेन के पास जेंडर रोल्स जब उनको असाइन करे गए थे तो देवर होम मेकर्स। अब फॉर्चुनेटली अच्छी बात यह है कि विमेन के पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के चलते उनके पास खुद की लाइफ को चूज करने का बहुत ज़्यादा फ्रीडम अभी एग्जिस्ट करता है टू सम एक्सटेंट। लेकिन हमने उनको इकोनॉमिक रोल की अपॉर्चुनिटीज तो प्रोवाइड कर दी, लेकिन जो उनकी होम मेकर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना उसको खत्म नहीं करा। दैट मीन्स पहले वुमेन एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, अब उनके पास मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, उनको घर भी संभालना है और उनको पैसे भी कमाना है। तो इस डुअल रोल के कारण जो वुमेन है दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू फोकस ऑन देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इन 3-4 चीज़ों को साथ में जगल करते हुए। और जेंडर रोल सिर्फ होल वुमेन के लिए होम मेकिंग में ही लिमिटेड नहीं है। अगर कोई चिल्ड्रन भी है तो विमेन के पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चाइल्ड की देखभाल करने की एज़ कम्पेयर टू मैन। तो कोई विमेन जो कि मैरिड है और उसका कोई चिल्ड्रन है तो उसको पैसे भी कमाने हैं, उसको चाइल्ड की देखभाल भी करनी है और उसको घर की देखभाल भी करनी है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है विमेन की अनफॉर्चुनेटली इसके कारण बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो जो इवन दो इकोनॉमिक फ्रीडम विमेन की बढ़ गई है, जो जेंडर रोल्स सोसाइटी ने असाइन करे हैं वो अब तक उनसे लिए नहीं गए, एंड दैट इज अ विमेन के ऊपर डबल या फिर ट्रिपल बर्डन आता जा रहा है। दैट मीन्स मेन आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन शेयरिंग अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसको इम्प्रूव करना होगा घर पे, तब जाके विमेन की जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव और ज़्यादा होगी। और ये इसका कारण नहीं है लो रिप्रेजेंटेशन का, बट ये सारे फैक्टर्स एक साथ एक्ट कर रहे हैं। 2019 का सर्वे बताता है दैट नियरली 100 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैव नो डेडिकेटेड वॉशरूम फॉर वुमेन। और विमेन लाइक ओवरऑल जो हमारा जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही डिलैपिडेटेड है, वो बहुत ही बुरा है। ठीक है, ये CJI ने भी कहा था 2-3 साल पहले दैट हमारा जुडिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा है, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल है दैट 100 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे कोई वुमेन के लिए डेडिकेटेड वॉशरूम ही नहीं है। और फेमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हमारी कंट्री में सोशल रियलिटी बनी हुई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स इन्होंने बताई है। GS1 में जो सोसाइटी का टॉपिक है वहाँ पे भी ये पर्टिकुलर आर्टिकल इंपॉर्टेंट होगा। GS2 में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान रखना है, और ऐसे और इंटरव्यू में भी इन चीज़ों को आप कोट कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। यहाँ पे बात की जा रही है कि सोलर एनर्जी जो है वो कैसे एक जेंडर रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत बड़ा टूल है। ये बात क्यों की जा रही है? बिकॉज ये आर्टिकल ये कह रहा है कि हिस्टोरिकली जब लोगों के घर पे बिजली आती थी तो वो एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री बिजली बनाएगी, उसके बाद वो लोगों के घर तक बिजली पहुंचाएगी। बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज थे, इनफैक्ट बहुत सारे स्टेट्स थे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वगैरह, जहाँ पे तो बिजली पहुंचना बहुत दूर की बात थी, और अगर पहुंच भी जाती थी तो बहुत ही इंटरमिटेंट होती थी। इंटरमिटेंट मतलब कभी आई या कभी नहीं आई। तो द थिंग इज कि ये जो मॉडल था ना, ये मॉडल पूरी इंडिया के सिटीजन्स को डिपेंडेंट करता था इन बड़ी बड़ी कंपनीज पर, जो कि गवर्नमेंट कंपनीज भी होती थी, प्राइवेट कंपनीज भी होती थी, जो कि आम जनता को बिजली पहुंचाती थी। सोलर एनर्जी ने इस पूरे सिस्टम को बदल के रख दिया है। अब सोलर एनर्जी आपके घर पर है, आपके डोर स्टेप पर है। आप चाहो तो अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगा दो और फिर आप एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाओगे। और यही नहीं, अगर आपके सोलर पैनल ने आपकी ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना दी तो उसको आप बेच भी सकते हो गवर्नमेंट को। ग्रिड पे आप एक्सेस सोलर एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है उसको बेच भी सकते हो और उससे पैसे भी कमा सकते हो। और ये बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे अब डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि उनके पास क्या है, उनके पास है सोलर पंप्स। जो पानी इरिगेशन के लिए उनको सोलर पंप, उनको पंप की ज़रूरत होती है, अब वो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ही नहीं है उनको, वो सोलर एनर्जी से ही चल जाता है। इसका क्या मतलब है, जो फार्मर्स हैं, दूर दराज वाले इलाके हैं या नॉर्मल एरियाज़ हैं, नॉर्मल सिटीजन्स हैं, अब जो एनर्जी का एक्सेस है, जो एनर्जी का एक्सेस है वो क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा वो एक्सेस डिसेंट्रलाइज्ड हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो चुका है। सो ये सोलर एनर्जी इसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे जेंडर का एंगल कैसे आ रहा है? ऑथर सजेस्ट कर रहे हैं कि जो विमेन है वो पुअर एनर्जी एक्सेस के कारण बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। ठीक है, पुअर एनर्जी एक्सेस के कारण सबसे ज़्यादा विमेन ही सफ़र करती हैं, क्योंकि उनकी हेल्थ पे बहुत बड़ी क्वेश्चन, उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है। तो जहाँ पे एनर्जी नहीं होती वहाँ पे हॉस्पिटल्स अच्छे से परफॉर्म नहीं करते, वहाँ पे एजुकेशन अच्छे से परफॉर्म नहीं होती। और क्योंकि जो
पुअर परिवार है, रूरल परिवार है, उनके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो वो अपने सन को ज़्यादा फेवर करते हैं डॉटर के कंपैरिजन में। एंड इसके कारण जो छोटे जितना भी थोड़ा बहुत उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, वो सन के ऊपर ही खर्च हो जाते हैं, डॉटर का तो नंबर भी नहीं आता। तो जब एनर्जी एक्सेस कम होता है, तब हेल्थ, सेफ्टी और इकोनॉमिक पोटेंशियल विमेन की पीछे रह जाती है। और यहाँ पर क्या है, एनर्जी क्योंकि डिसेंट्रलाइज हो गई है, घर घर पहुँच चुकी है, कोई भी कभी भी सोलर पंप लगा के एनर्जी इंडिपेंडेंट बन सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम है थोड़ी सी सॉल्व हो सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। तो मेजर फैक्टर जो सोलर पैनल है, जो सोलर एनर्जी है, वो मेजर फैक्टर है क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ उसका इकलौता फ़ायदा नहीं है, उसका फ़ायदा ट्रांसफॉर्मेटिव डेमोक्रेटाइजिंग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेशन में भी है। देखो, डिसेंट्रलाइजेशन और डेमोक्रेटाइजेशन यहाँ पे एक ही चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हर कोई अब इलेक्ट्रिसिटी अपने घर पर बना सकता है। ठीक है, और जो सोलर एनर्जी है वो हमारे पॉइंट ऑफ यूज़ हमारे घरों पर ही जनरेट हो रही है। इससे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ती है और सोसाइटल स्ट्रक्चर्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। सोशली, इकोनॉमिकली, डेवलपमेंटली सोलर प्लेसेस पावर इनटू द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया, सिर्फ विमेन ही नहीं, जो पुअर और वल्नरेबल सेक्शन थे, जो रिमोट एरियाज में रहने वाले लोग थे, वो अब अपने पास सोलर पंप से खुद ही एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कहाँ से एनर्जी आ रही है या नहीं। और ये जो है शिफ्ट, ये जो शिफ्ट हो रहा है ट्रेडिशनल एनर्जी से, जो कि सेंट्रलाइज्ड है, थोड़ा सा फ्यूडलिस्टिक है, ये शिफ्ट हो चुका है अब डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटाइज्ड वे ऑफ जनरेटिंग द एनर्जी में। ये वुमेन को बहुत ज़्यादा एम्पावर करता है। गुजरात के रण ऑफ कच्छ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको मेंस में अगर ज़रूरत पड़े तो आप लिख सकते हो, प्रीलिम्स में आपसे नहीं पूछा जाएगा। दैट जो सॉल्ट फार्मर्स हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या सॉल्ट पैन्स हैं। सॉल्ट पैन्स क्या होते हैं, मतलब गुजरात में एक बहुत ही बड़ा टाइडल रीजन है जो कि बहुत ही फ्लैट है। यहाँ पे पानी आता है और यहाँ पे पानी थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है। जब ये पानी उड़ता है इवेपोरेशन के कारण, तो नीचे जो है वो सॉल्ट या नमक छोड़ जाता है, जिसको फार्म करा जाता है, हार्वेस्ट करा जाता है। तो यहाँ पे जो विमेन सॉल्ट फार्मर्स हैं, उन्होंने स्विच कर दिया है डीजल पंप से सोलर पंप, और इसके दौरान 94% जो उनकी इनकम है वो बढ़ गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि डीजल खरीदने में बहुत ज़्यादा उनके पैसे खर्च हो जाते थे। अब सोलर पंप को तो एक बार खरीद लिया, उसके बाद एनर्जी खरीदने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उनके पास जो प्रॉफिटेबिलिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, 2022 में सोलर फोटोवोल्टेक इंडस्ट्री प्रोवाइडेड 4.9 मिलियन जॉब्स एंड विमेन इसमें से 40% वर्कफोर्स थी। बाय द वे ये बहुत बड़ा नंबर है। इंडिया की जो मेजॉरिटी वर्कफोर्स है ना वो मेन ही है। ये 40% बहुत ही बड़ा नंबर है विमेन के लिए, आपको ये ध्यान रखना है। और 4.9 मिलियन जॉब्स उन्होंने प्रोवाइड करी थी सोलर फोटोवोल्टाइक इंडस्ट्री ने। और क्या प्रॉब्लम है और क्या फ़ायदा है इसका? जैसे कोल जो है वो उससे और बड़ी प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं रिसोर्स कर्स। कोल का ये रिसोर्स कर्स क्या है? कोल का रिसोर्स कर्स कुछ इस तरह से है कि जिन जिन स्टेट्स में कोल हमें देखने को मिलता है, वहाँ पे क्या है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कुछ हद तक यहाँ पे कोल बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन यहाँ पे लोगों की हालत आपको पता है बहुत अच्छी नहीं है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया वो काफ़ी अच्छा नहीं है यहाँ पर। जो हंगर इंडेक्स है वो भी उसके भी इंसाइट्स काफ़ी कम है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है नीति आयोग का, उसमें भी ये जो रीजन है अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। दैट मीन्स कि इनके पास इतना सारा कोल होने के बाद भी जो लिविंग कंडीशंस हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कंपैरेटिवली बुरी है। तो इसका मतलब इतना अच्छा रिसोर्स होने के बाद भी उनको कोई फ़ायदा हो नहीं रहा। ऊपर से जब कोल की माइनिंग होती है तो क्या होता है, हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है आसपास रहने वाले लोगों को, उनको डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाता है, तो उनकी एजुकेशन और लिविंग कंडीशन वैसे भी ख़राब हो जाती है। इनफैक्ट कोल माइनिंग वाले रीजन में पॉवर्टी की रेट 50% है। तो सोलर एनर्जी इन सारी चीज़ों को बाईपास कर देता है। ये एम्पावर करता है कम्युनिटीज़ को और पॉलिसीज़ को, ताकि वो और ज़्यादा इक्विटेबल बने। इक्विटेबल मतलब हर किसी के लिए इक्वली बेनिफिशियल बने, स्पेशली वुमेन के लिए। लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे जोग्राफिकल इम्बैलेंस है। ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट आती है सोलर एनर्जी के लिए वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही आती है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। दूसरी चीज़, जब डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट आती भी है तो वो लार्ज स्केल सोलर पावर के जो फार्म्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उन्हीं पे मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट वहीं चले जाता है। और जो छोटे छोटे सोलर पंप्स हैं या रूफटॉप सोलर प्लांट्स हैं, इन पे इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम आता है। तो इन चीज़ों को भी डील करना इंपॉर्टेंट है ताकि सोलर पावर
ट्रूली एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स बन के उभरे, जिससे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांजिशन ना हो बल्कि सोसाइटल मोबिलिटी भी बढ़े। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, टैकलिंग लर्निंग डिसेबिलिटीज हेड ऑन। तो एक छोटा सा एक आर्टिकल है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हाईलाइट करी है मैंने, जो आपके काम आएगी। इसमें ये बोला जा रहा है कि इंडिया में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। अब लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का क्या मतलब है कि जब वो पढ़ाई करने बैठते हैं या वो जब स्कूल जाते हैं तब उनको डिसलेक्सिया या ADHD ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि जो टेक्स्ट है, जो लिखा हुआ है, उसको पढ़ने में और उसको कॉम्प्रिहेंड करने में बहुत डिफिकल्टी हो जाती है, और इसी के कारण मेमोरी अच्छी नहीं हो पाती और सोशल इंटरेक्शंस में भी वो बच्चे थोड़े से रिजर्व्ड रहते हैं। ADHD डिसलेक्सिया से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए इसका फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मतलब यहाँ पे जो अटेंशन स्पैन है बच्चों का वो बहुत कम होता है और वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। तो द थिंग इज़ कि ये भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस कंडीशन के कारण, एक भी टॉपिक पर उनके लिए कुछ मिनट से ज़्यादा बैठना, तो वो फोकस नहीं कर पाते, और यहाँ पे वो फोकस कर भी लेते हैं तो उनको चीज़ें समझ नहीं आती, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन में उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और जो डिसलेक्सिया जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये ईशान को भी थी तारे ज़मीन पर में। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो कुछ ऐसे चिल्ड्रन हैं इंडिया में जो इस पर्टिकुलर डिसेबिलिटी से डील करते हैं, और एक स्टडी बताती है कि अराउंड 8 से 15% स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं। और अच्छी बात यह है कि 2016 में जो एक्ट आया था राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में, वहाँ पर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को रिकग्निशन दी गई थी। तो ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप था, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पे इंडिया में ज़्यादा वैसे अवेयरनेस नहीं है। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है फिलहाल थोड़ा फेल हो जाता है टू अकोमोडेट न्यूरो डाइवर्स स्टूडेंट्स। न्यूरो डाइवर्स मतलब, न्यूरो डाइवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये एक्नॉलेज करता है कि हर इंसान का ब्रेन बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। तो किसी के ब्रेन में ADHD या डिसलेक्सिया जैसा थोड़ा सा इशू है, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए हमारे पास करिकुलम नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, स्पेशली रूरल एरियाज़ में इन चीज़ों की और ज़्यादा कमी है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा है डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर अडल्ट लर्निंग डिसेबिलिटी। ये अच्छी बात है, ताकि अडल्ट के अंदर भी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है उनको हम डायग्नोस कर सकते हैं और ओवरऑल ट्रीट कर सकते हैं। गुड थिंग अबाउट दीज डिसेबिलिटीज़ इज़ कि हमारे पास इनका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ऑब्वियसली जो ट्रीटमेंट है वो 100% एफिशिएंट नहीं है, बट कुछ हद तक वो सिम्टम्स को मैनेज करने में हेल्पफुल रहता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी न्यूरो डाइवर्सिटी को एनकरेज करती है, ताकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेन्स जो बच्चों में होते हैं उनको सबको अकोमोडेट करने के लिए फ्यूचर में जो स्कूल्स है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और जो पढ़ाने का करिकुलम है वो उसी तरह से डिज़ाइंड हो। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसकी बात करती है। और डिजिटल टूल्स जैसे PM ई विद्या, दीक्षा, ई पाठशाला, ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे क्या है, आप अपने मोबाइल फ़ोन पे ही पूरी स्कूल की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। तो जो बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं पाते ढंग से फोकस में, या फिर जिनको डिसलेक्सिया वगैरह है, वो थोड़े से रिजर्व्ड रहते हैं, तो द थिंग इज़ कि उनके लिए और एक सोशल एनवायरनमेंट में रह के पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वो अभी भी कहीं भी रहकर ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये जो यहाँ पे जो मेंशन है ना टॉपिक्स, ये आपको ध्यान रखना है। एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप एक छोटे से पॉइंट में लर्निंग डिसेबिलिटी मेंशन कर सकते हो, और इंडिया के एजुकेशनल रिफॉर्म में क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या बुरी बातें हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप इन इंसिडेंट्स को भी मेंशन कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, द बर्जनिंग एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्शंस। तो इलेक्शन एक्सपेंडिचर पे ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आया है। अब देखो, जो इलेक्शन का टॉपिक है वो स्पेसिफिकली इतना डिटेल में मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, बट गवर्नेंस के लिए स्पेशली क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, तो इलेक्शन के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इलेक्शन बेस्ड एक्सपेंडिचर पर ये क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्कस ये चीज़ की जा रही है कि इलेक्शन में कितना पैसा खर्च करा जाए, और ये एक एथिकल क्वेश्चन भी है। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही स्मॉल पार्टी है, एक छोटी सी पार्टी है जिसके पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है, और एक बहुत ही बड़ी पार्टी है जिसके पास पैसों की कमी ही नहीं है। ठीक है, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी? अभी तक तो मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि कौन सी पार्टी अच्छी है कौन सी बुरी है, बट मैंने आपको इतना सा डेटा दे दिया ना, फिर भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये पार्टी जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि इनके एडवर्टाइजमेंट्स बहुत अच्छे से होंगे, ये बहुत सारे पीपल को हायर कर सकते हैं, है ना, अपना प्रचार करने के लिए,
और ये इनके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी बहुत बड़ी टीम होगी, ठीक है। तो ये सारी एडवांटेजेस इनके पास है जो कि स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज के पास नहीं होती, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इलेक्शन एक्सपेंडिचर को लेकर। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम इलेक्शन एक्सपेंडिचर को लेकर है एथिकलिटी के अराउंड, दैट इलेक्शन एक्सपेंडिचर में आप इतना ज़्यादा खर्च करते हो तो उसको फंड कौन करता है, कौन फंड कर रहा है इस इलेक्शन एक्सपेंडिचर को, क्योंकि अगर आपने इलेक्शन नहीं जीता तो आपका फायदा तो होगा नहीं। दूसरी चीज़, मान लेते हैं 2 एमएलए हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज उनके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है और ये 2 एमएलए जीत भी गए, तो इनकी सैलरी तो इतनी है ही नहीं जो पूरे पार्टी ने जितना खर्चा करा है ना इलेक्शन लड़ने के लिए वो उसको पूरा कर पाए। तो ये इतना पैसा खर्च करके इतनी छोटी सी सैलरी के लिए क्यों इतना इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर देता है वो, तो ये पैसा आता कहाँ से? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये यूजुअली देखा जाता है कि जो बिजनेसेस हैं या जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, कॉरपोरेट्स हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करते हैं कि जब ये पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स सरकार में पहुंच जाते हैं तो वो इन बिजनेसेस को क्रोनिक कैपिटलिज्म के थ्रू या किसी और तरह से इलीगली उनको फायदा देते हैं, फेवर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी उनको फंड करा जाता है। तो मतलब अगर ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है और ज़्यादा पैसा आ कहाँ से रहा है, तो यूजुअली यहीं से बिजनेस सोर्सेज से ही आता है, जो अगेन इज नॉट अ गुड थिंग फॉर अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम इसको डिस्कस भी कर क्यों रहे हैं। यूएस के अंदर 2014-24 में जो इलेक्शन होंगे सारे और हुए हैं उसमें 1.36 लाख करोड़ खर्चा आया था, और इंडिया के अंदर भी जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें पॉलिटिकल पार्टीज ने अराउंड 1 लाख करोड़ खर्चा किया था। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है अगर आपको पता हो तो, ठीक है। इंडिया के बहुत सारे ऐसी पॉलिसीज होती हैं या बहुत बड़ी बड़ी स्कीम्स होती हैं जिनको 1 लाख करोड़ मिलता ही नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के अंदर ही पॉलिटिकल पार्टीज 1 लाख करोड़ झोंक देती है। इलेक्शन एक्सपेंडिचर इंडिया में क्या है और उसकी लिमिट क्या है? सी, इंडिया में इलेक्शन एक्सपेंडिचर की लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो सिर्फ कैंडिडेट्स के लिए है, वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं है। इसका मतलब सपोज एक पॉलिटिकल पार्टी है ए, इसके 5 कैंडिडेट हैं, 1 2 3 4 5। ये पांचों कैंडिडेट 5 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं और पांचों के पांचों पॉलिटिकल पार्टी ए से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो इकलौता पर्सन है ना, मान लेते हैं ये सिर्फ 95 लाख खर्च कर पाएगा, दूसरा भी 95 लाख मैक्सिमम खर्च कर पाएगा, मतलब इंडिविजुअली ये सिर्फ और सिर्फ 95 लाख खर्च कर पाएंगे। लेकिन इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसका खुद का पूरा सिस्टम है, वो चाहे तो 15,000 करोड़ खर्च कर दे, उस पर कोई रोक नहीं है। हाँ, ये इंडिविजुअली 95 लाख से ऊपर खर्च नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप देखो, अगर इन्होंने अपने 95 लाख खपा दिए तो क्या होगा? तो फिर पॉलिटिकल पार्टी खर्चा करना चालू कर देगी, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी पे कोई एक्सपेंडिचर लिमिट नहीं है, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स पर है। लोकसभा के लिए बड़े स्टेट में वो 95 लाख है और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वो 40 लाख है लार्जर स्टेट में। 95 लाख और 40 लाख, ये दो फिगर आई विल रिकमेंड कि आप याद रखो, जीएस2 में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको वो डेटा काम आएगा। अब इस पे रिफॉर्म्स क्या प्रपोज करे गए हैं? देखो, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी थी 1998 की, उन्होंने सजेस्ट करा है कि जो स्टेट है, स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट है, वो खुद ही पॉलिटिकल पार्टीज की जो इलेक्शन है उसको फंड करे। इससे क्या होगा? स्टेट के पास पहली बात तो गवर्नमेंट के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है, मतलब जो ओवरऑल पॉलिटिकल एक्सपेंडिचर है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और क्योंकि गवर्नमेंट अब डिस्ट्रीब्यूट करेगी पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को खर्च करने के लिए, तो वो सबके पास इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करेगी, मतलब जो छोटी पार्टीज हैं, जो स्मॉल पार्टीज हैं, उनको भी अच्छा खासा फंडिंग मिलेगी, और जो बड़ी पार्टीज हैं उनके पास कोई ऐसा अनफेयर एडवांटेज नहीं होगा। दूसरा क्या सजेशन है? साइमल्टेनियस इलेक्शन, दैट साथ में साइमल्टेनियस इलेक्शन हो। जनरल इलेक्शंस मतलब जो कि सेंटर गवर्नमेंट के लिए होते हैं, और जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं, इन सबको एक ही साथ एक ही साल में करा दिया जाए तो इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्या सजेशन है? इलेक्शन कमीशन की 2016 रिपोर्ट ने ये बोला है कि पार्टी की स्पेंडिंग पर भी लिमिट लगाओ, ठीक है। ऊपर से जो पॉलिटिकल पार्टीज का जितना भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है कैंडिडेचर को या कैंडिडेट को, उसको रोका जाए। और ये भी बोला गया है कि एडिशनल जजेस को भी यहाँ पे इकट्ठा करके उनको ड्यूटी पे लगाया जाए, ताकि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि मान लेते कोई कैंडिडेट ज़्यादा खर्च करके बैठ गया, तो उसके ऊपर तुरंत जजमेंट पास हो, क्योंकि हमारे जो जजेस हैं या जो कोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेंडिंग केसेस में फंसे हुए हैं। तो एक एडिशनल जजेस के लिए एक एडिशनल सेपरेट कोर्ट बनाया जाए जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन डिस्प्यूट्स को देखे। तो ये कुछ सजेशन यहाँ पे थे, तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों को। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। व्हाट चैलेंजेस डज इंडिया फेस इन फर्टिलाइजर इंपोर्ट?
अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, GS3 में जो इकोनॉमी है उसमें एग्रीकल्चर भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एंड उसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ये भी टॉपिक है। तो ये सारी चीज़ों से मिलता जुलता ये एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है। सी, इंडिया में प्रॉब्लम इस चीज़ के पर्सपेक्टिव से है कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर है उसमें जो फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं, हम इतने ज़्यादा फर्टिलाइज़र बनाते नहीं हैं। कैसे? देखो, हमारा हमारे जो फार्मर्स हैं वो जितना यूरिया यूज़ करते हैं उसका 20% तो हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है? जो DAP वो यूज़ करते हैं, जिसको डाई अमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं, वो ऑलमोस्ट 50% इंपोर्ट करके इंडिया में आता है, और ऑलमोस्ट पूरा का पूरा 100% जो म्यूरेट ऑफ पोटेशियम है, MOP, वो हम इंपोर्ट करते हैं। मतलब कितना सारा फर्टिलाइज़र हम इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, ठीक है? और इंडिया में जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो फर्टिलाइज़र की जो डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा अगर हम इंपोर्ट करते रहेंगे तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, जो फॉरेक्स है, वो सारा का सारा इंडिया के बाहर चले जाएगा, और इंपोर्ट बिल जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो फर्टिलाइज़र हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना, उनकी कॉस्ट भी बढ़ गई। सिर्फ जितना हम फर्टिलाइज़र इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ी, बल्कि जो उसकी कॉस्ट है वो भी बढ़ गई। तो जो फॉरेक्स है उस पर डबल बर्डन आ गया। और रिसेंटली जो यूक्रेन और गाज़ा में जो क्राइसिस अभी चल रहा है उसके कारण पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल फर्टिलाइज़र की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो जो FAO ऑर्गेनाइजेशन है, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये बोला है दैट इंडिया को अपनी फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा अगर उनको इस चीज़ से डील करना है तो। और करंट फर्टिलाइज़र स्टॉक, उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ये बोलते हैं कि उनके पास सिर्फ 10 दिन का फर्टिलाइज़र बचा है। मतलब कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो फर्टिलाइज़र की कीमत बढ़ती जा रही है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी चीज़ इंपोर्ट करने की क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है, तीसरी चीज़ हमारी खुद की घर में या डोमेस्टिकली फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है, चौथी चीज़ जो स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी फर्टिलाइज़र का पड़ा है वो भी बहुत कम है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक माउंट होती जा रही है। फिर इंडिया के जो फर्टिलाइज़र इंपोर्ट हैं वो लार्जली कहाँ से आए हैं? चाइना से, रशिया से, सऊदी अरेबिया, UAE, ईरान, इजिप्ट, मतलब मेनली जो मिडल ईस्टर्न एरिया है, वेस्टर्न एशियन एरिया है, वहीं से फर्टिलाइज़र आ रहे हैं। और वो एरिया बहुत ज़्यादा कंटेंशियस कॉन्फ्लिक्ट में घुसा रहता है, जिसके कारण जो फर्टिलाइज़र इंपोर्ट प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और क्या मेजर सजेस्ट करे गए हैं कि हम एक तो एग्जिस्टिंग फर्टिलाइज़र जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इंडिया के अंदर उसको बढ़ाएं, फिर ऐसी फार्मिंग करें जहाँ पे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़े ही ना, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ये सारी चीज़ें। और बोला गया है कि नैनो यूरिया यूज़ करें। नैनो यूरिया में क्या होता है कि हम जितना फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं ना उसको भी कम करें। देखो 3 सोल्यूशन है। एक तो फर्टिलाइज़र हम इंडिया में ही बनाएं, दूसरी चीज़ ऐसी खेती करें जिसमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़े ही ना, तीसरी चीज़ अगर हम ऐसी खेती कर रहे हैं जिसमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ रही है तो उसमें हम फर्टिलाइज़र को कम से कम यूज़ करें। और नैनो यूरिया एक ऐसा यूरिया है जिससे बहुत ही कम फर्टिलाइज़र अप्लाई करने पे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। सेंट्रल वॉर्न्स अगेंस्ट इलीगल डिजिटल पेमेंट गेटवेज। ये देखा गया है बहुत बार कि पेमेंट गेटवे क्या होता है कि यहाँ पे आप हो और यहाँ पे कोई इंसान है जिसको आपको पैसे भेजने हैं, पर्सन A और पर्सन B। अब ये किसी ना किसी मीडियम के थ्रू आपका पैसा किसी पर्सन B के पास जाएगा जब आपने वो पैसा भेजा है। लेकिन सेंटर बोल रहा है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जो बीच में आपके पैसे को कैप्चर कर लेती है और पर्सन बी तक वो पैसा पहुंचता ही नहीं है। तो ऐसे डिजिटल पेमेंट गेटवेज को अवॉइड करना है और उनके प्रति अवेयरनेस रहनी है। ये चीज़ कौन बोल रहा है सेंटर के पर्सपेक्टिव से? ये बोल रहा है I4C। I4C क्या है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जिसका काम ही ये है जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन सब के लिए एक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना, ताकि सपोज पुलिस हो गई, फिर जो इंटेलिजेंस एजेंसी हो गई, रॉ हो गई, ठीक है, फिर डिफरेंट स्टेट्स की पुलिस हो गई, होम मिनिस्ट्री के पास भी उनकी खुद की एक फोर्स है, फिर लेट से ED है, CBI है, ठीक है, इतनी सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इन सब के पास डिफरेंट साइबर क्राइम्स की रिपोर्ट्स आती रहती हैं। तो ये सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एक ही जगह मिलके या एक ही जगह एक ऐसा ऑफिस है जहाँ पे अपनी साइबर क्राइम स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर पाएंगे, कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट बना सकते हैं, और उसी को कहते हैं I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। उन्होंने बताया है कि ऐसे इलीगल पेमेंट गेटवे हो रहे हैं और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है म्यूल बैंक्स के कारण। म्यूल बैंक अकाउंट्स क्या है? म्यूल अकाउंट्स वो होते हैं जो एक स्कैमर के पास नहीं है,
लेकिन वो स्कैमर के पास उसका एक्सेस है। स्कैमर इसको यूज़ करके पैसे रिसीव करता है और चुरा लेता है। बेसिकली इसका मतलब ये है, ए आप हो, पर्सन बी आपका फ्रेंड है और आपको इसको पैसे भेजने हैं। तो किसी ना किसी गेटवे को आपको चुना। गेटवे के बीच में एक थर्ड अकाउंट, म्यूल अकाउंट जिसको हम बोलेंगे, वो स्कैमर ने कैसे ना कैसे प्लेस कर दिया। ये जो अकाउंट है ना, ये स्कैमर का खुद का अकाउंट नहीं है, किसी और पर्सन का अकाउंट है। पर्सन ए क्या करता है, वो जो गेटवे चुन रहा है, गलती से उसने स्कैमर के लिंक पर क्लिक कर दिया और उसने जो पैसा है वो गलती से इस म्यूल अकाउंट को भेज दिया और इस म्यूल अकाउंट से पैसा स्कैमर के पास चला जाता है। तो ये कुछ एक पर्टिकुलर न्यूज़ थी जो इससे रिलेटेड थी। सो ये आज इतनी ही न्यूज़ थी जो कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आई विल सी यू द नेक्स्ट वन। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड हमें बताएं फ्यूचर में कैसे वीडियोज़ को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। कल मिलते हैं। गुड बाय।